नमस्कार दोस्तों, प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए साथियों, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जितने भी पेपर आज तक लिए गए हैं उन सभी पेपरों के जितने भी उसमें राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें राजस्थान कला संस्कृति इतिहास सारे ही प्रश्न आ जाएंगे। उन सभी प्रश्नों को अपन डिस्कस करेंगे। साथियों, यकीन मानकर चलना, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, चाहे रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, ग्रेड सेकंड, फर्स्ट, सभी की। ठीक है साथियों, और इन प्रश्नों की आप आराम से समझना, अपन चारों ऑप्शनों को समझाने की कोशिश करेंगे। आप इनको आराम से समझते हुए चलना। देखिए साथियों, आपका समय न खराब करते हुए अपन चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न पर। आज अपन जिस प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रश्न पत्र है जूनियर इंजीनियर, यानी जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम लगा था 2015 में। और आप सभी को पता है कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का गठन भी कब हुआ था? 2015 में हुआ था। 2015 से लेकर 2023 तक के प्रश्न पत्रों का अपन क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। तो आप इस चीज़ को आराम से समझते हुए चलना। ठीक है साथियों, अब जो अपन प्रश्न सोल्व कर रहे हैं वो जूनियर इंजीनियर का है, जिसकी एग्ज़ाम 2015 में हुई थी। ठीक है साथियों, तो इसका पहला प्रश्न अपन देखते हैं। आप देखिए पहला प्रश्न कौन सा है? कांठल नाम किससे संबंधित है? ये प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि कांठल जो क्षेत्र है वो राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है? और यहाँ से हमेशा हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, जिलों के नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बीकानेर, दूसरा है सिरोही, फिर है जोधपुर, फिर है प्रतापगढ़। साथियों बिल्कुल ईजी, आपको सबको पता है। इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा प्रतापगढ़। यानी कांठल नाम से राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले को जाना जाता है। उसके बाद बीकानेर को किस नाम से जाना जाता है? सिरोही को किससे और जोधपुर को किससे? तो देखिए साथियों, इन तीनों की चर्चा करने से पहले आप अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि सेम वही प्रश्न है और इसमें बीकानेर का प्राचीन नाम पूछा गया है। तो इस प्रश्न की डिस्कस अपन आगे करेंगे। तो ये तो था पहला प्रश्न। अब चलिए सेकंड नंबर पे दूसरा प्रश्न जो है साथियों, वो क्या कह रहा है कि बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? इसका आंसर आप खुद बताएंगे। एक बार सोचिए। पहला ऑप्शन कौन सा है? जांगल प्रदेश, दूसरा है सिवी, तीसरा है माध्यमिका और चौथा है मरु प्रदेश। यानी बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? बीकानेर को पहले के ज़माने में किस नाम से जाना जाता था? ठीक है साथियों, तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? इसमें आएगा जांगल प्रदेश। ठीक है, यानी इसका पहला ऑप्शन सही है। अब देखिए जो सिवी है, इसका मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे। और बताएंगे क्या? आप देखिए तीसरा प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या है? सिवी। चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या है? सिवी है। मध्यमिका है, वो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता था, इसी का एक भाग था। उसके बाद है मरु प्रदेश। मरु प्रदेश किसे कहते हैं? मरु प्रदेश कहते हैं जोधपुर को। ठीक है साथियों, यानी जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते थे? मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और मध्यमिका जो है वो इसकी राजधानी थी। किसकी? चित्तौड़गढ़ की। ठीक है साथियों, और चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं? सिवी के नाम से जाना जाता है। आगे चलिए, इसके आगे जो प्रश्न है वो है हम्मीर महाकाव्य का लेखक कौन था? तो हम्मीर महाकाव्य का लेखक कौन था? आप सभी को पता है। हम्मीर महाकाव्य का लेखक कौन था, बताइए। तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसमें आएगा नयनचंद्र सूरी। यानी नयनचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? हम्मीर महाकाव्य। ठीक है साथियों, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है नाडोल। नाडोल में किस राजपूत वंश का शासक था? साथियों एक बात का ध्यान रखें, नाडोल कहाँ है? पाली में है। पाली जो जिला है राजस्थान का, उसमें किस जगह का नाम है? नाडोल। और नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? आपको पता है कि चौहान, परमार, प्रतिहार, ये सभी किसके वो हैं? राजपूतों के हैं। तो नाडोल में किस राजपूत वंश का शासक था, ये आपको बताना है। बताइए साथियों। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है? चौहान। कौन सा है? चौहान इसका आंसर आएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए थोड़ा अपने को जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि 50 क्वेश्चन है। अगर इनको सभी को इसमें ज़्यादा देरी लगाएंगे तो बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, वो आप देखने में थोड़ा हिचकिचाएंगे।
तो अगला प्रश्न कौन सा है, राव जोधा कौन था? आप सभी को पता है कि राव जोधा कौन था, मुझे बताइए। क्या वो कवि था क्या? नहीं था, सभी को पता है, ये बहुत इजी प्रश्न है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? तीसरा, यानी जोधपुर का संस्थापक कौन था? राव जोधा, यानी जिसने किसको बताया था? जोधपुर जिले को बसाया था, वो कौन थे? राव जोधा थे। ठीक है साथियों, उसके आगे देखिए, अगला प्रश्न है नाथों का मंदिर स्थित है, यानी नाथों का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपको बताना है, कहाँ है बताइए। नाथों का मंदिर है महामंदिर जोधपुर में, यानी ये बहुत बार हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये प्रश्न तो बहुत बार आ गया है। अगला क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ स्थित है, यानी कीर्ति स्तंभ कहाँ है बताइए, कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, एक तो है कीर्ति स्तंभ और एक है विजय स्तंभ। ठीक है साथियों, तो जो विजय स्तंभ है उसका तो आपको सभी को पता है, किसने बनवाया था विजय स्तंभ को? कौन बनवाया था? तो विजय स्तंभ को तो किसने बनाया था और कीर्ति स्तंभ को किसने बनाया था? विजय स्तंभ को तो किसने बनाया था? महाराणा कुंभा ने बनाया था। ठीक है साथियों, और कीर्ति स्तंभ कौन थे? जैन व्यापारी था, जैन व्यापारी, उसने इसका क्या किया था? निर्माण करवाया था। और ये दोनों ही कहाँ स्थित हैं? चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। आगे का जो प्रश्न है वो है अचलगढ़ का दुर्ग। अचलगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया था? पहले आप इस चीज़ को समझ लो कि अचलगढ़ जो दुर्ग है ये कहाँ है? अचलगढ़ का दुर्ग है सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में है। और इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? आप सभी को पता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। अच्छा, महाराणा कहते हैं कि कुल 84 दुर्गों में से, ऐसा लिखा हुआ है, 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था राजस्थान में। ठीक है साथियों, तो अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ है? सिरोही में है। निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, नाथ द्वारा चित्रकला शैली में किसका चित्रण ज़्यादा मिलता है? ये प्रश्न इतनी बार पूछ लिया गया है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, इस प्रश्न को घुमा फिरा कर हर एग्जाम में पूछा जाता है कि नाथ द्वारा चित्र शैली में किसका चित्रण ज़्यादा मिलता है? किसका मिलता है? तो भगवान श्री कृष्ण का ज़्यादा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का इसमें ज़्यादा मिलता है चित्रण। किसमें? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा चित्रशैली कहाँ के है? राजसमंद में। ठीक है, यानी राजसमंद में है आपकी नाथ द्वारा चित्रकला शैली। इसमें सबसे ज़्यादा जो चित्र मिलते हैं वो किसके मिलते हैं? भगवान श्री कृष्ण के मिलते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे। अगला जो प्रश्न है वो क्या है? स्त्रियों के आभूषण से संबंधित राजस्थान के कोई भी एग्जाम दे के आ जाओ, ऐसी कोई एग्जाम होती ही नहीं है कि जिसमें आभूषणों से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाए। तो यहाँ पर है कि बाजूबंद, बाजूबंद कहाँ पहना जाता है? पहले बात, ये प्रश्न तो इजी है, सबको पता है, नाम से ही पता चल रहा है। बाजू यानी बाजू अपन किसे कहते हैं? भुजा को कहते हैं। और बंद यानी जो पहना जाता है, यानी जो भुजा को बंद रखता है, यानी भुजा को पहना जाता है। तो सीधे सा अपने को पता चल गया कहाँ पहना जाएगा? हाथ में पहना जाएगा। ठीक है साथियों, बाजूबंद। इसके अलावा राजस्थान में स्त्रियों के आभूषण कमर में कौन से पहने जाते हैं बताइए? कमर के आभूषण जो है साथियों आपको सबको पता है, कड़कती है ना, कड़कती भी पहनी जाती है। इसके अलावा कंडोरा है, ये आभूषणों के नाम है ना, तगड़ी है। इसके अलावा और बहुत सारे आभूषण हैं जो पहने जाते हैं। करधनी है, हाँ करधनी भी है, यानी ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। करधनी है, तगड़ी है, बाजू है, बाजूबंद है, कड़कती है, कंडोरा, ये कहाँ पर पहने जाते हैं? कमर में पहने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो गर्दन है यानी आपका गला है, उस गले में आपके कौन कौन से? कंठी है, गलपटिया है ना, हाकर है, ये ऐसे बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसके अलावा तुलसी है, ठुस्सी है, ये सारे बहुत सारे आभूषण पहने जाते हैं। उसके बाद अगर पैरों की बात करें तो पैरों में साथियों कौन से आभूषण पहने जाते हैं अपने? ये प्रश्न तो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि तेदड़, यानी एक आभूषण आता है तेदड़। तेदड़ कहाँ पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। इसके बाद आपका
मसूरियो है, नुपुर है, सिंजनी है ना। इस ये सारे आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? पैर में पहने जाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भीनमाल। भीनमाल कहाँ है? पहले इसको समझ लो, भीनमाल है जालोर में। ठीक है, भीनमाल जालोर में है। और भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? यानी भीनमाल को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो वो है श्रीमाल। महाकवि, माँ की नगरी है ना, महाकवि जो संस्कृत के महान विद्वान हुए हैं, महाकवि माघ, उनकी नगरी भी कहा जाता है किसको? श्रीमाल को, भीनमाल को। ठीक है साथियों, इसके आगे नेक्स्ट प्रश्न है नक्की झील कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को क्या किया गया है? घुमाया गया है थोड़ा सा। कैसे? इस प्रश्न को समझना एक बार। नक्की झील कहाँ स्थित है? हमने सभी को पता है नक्की झील कहाँ है? सिरोही में है। सबको पता है कहाँ पर है? सिरोही। लेकिन यहाँ पर अब ये तो सबको पता है कि न तो पाली में है और न भीनमाल में है। अब ऑप्शन हो गए हमारे पास दो। अगर ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखना कि उस जिले में भी पर्टिकुलर अगर कोई जगह का नाम दे रखा है तो पहला ऑप्शन वही आएगा। तो नक्की झील कहाँ पर है? आबू में है, यानी नक्की झील माउंट आबू में है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आप सिरोही नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर माउंट आबू नहीं होता तो फिर आप क्या करते? सिरोही ऑप्शन सही होता। लेकिन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? माउंट आबू। तो इन प्रश्नों को थोड़ा सा घुमाकर पूछा जाता है, तो आप इन प्रश्नों का ध्यान जरूर रखना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? ये हम सभी को पता है। पिछोला झील कहाँ पर है? तो पिछोला झील है वो कहाँ पर है? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर। और वही उदयपुर कौन सा? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी कहा जाता है किसको? उदयपुर को। क्या कहा जाता है? वेनिस भी कहा जाता है इसको। क्या? वेनिस। पूर्व का वेनिस कहा जाता है किसको? उदयपुर को। ठीक है, अगला जो प्रश्न है साथियों, वो प्रश्न हमारा कौन सा है कि वंश भास्कर जो एक ग्रंथ है, इसका लेखक कौन था? इसके लेखक थे कवि सूर्यमल मिश्रण। कौन थे? कवि सूर्यमल मिश्रण इसके लेखक थे। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि गालव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट प्रश्न है ये। गालव ऋषि का आश्रम कहाँ है? तो क्या वह कहेंगे? अच्छा, आपने एक बात सुनी होगी कि मंकी वैली। मंकी वैली किसे कहते हैं अपन? मंकी वैली कहते हैं गलता जी को। गलता जी कहाँ है? कहाँ है गलता जी? गलता जी है जयपुर में। ठीक है साथियों, और इसी जयपुर में ही आपका किसी का है, क्या है? गालव ऋषि का आश्रम है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा होगा, यानी गालव ऋषि का आश्रम कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है साथियों, देखिए जिस प्रकार से प्रश्न पत्र में प्रश्न दे रखे हैं उसी प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न कौन सा है कि करणी माता। करणी माता का मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में अनोखा मेला है जहाँ पर क्या पाए जाते हैं? काफ़ी मात्रा में चूहे पाए जाते हैं। चूहे चूहे। और यहाँ पर दो प्रकार के चूहे, एक तो आपको सभी को पता अपने घरों में रहते हैं, एक है सफ़ेद चूहा। कौन सा? वाइट। और सफ़ेद चूहे को क्या कहते हैं? काबा। क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। और सफ़ेद चूहे भी पाए जाते हैं कहाँ पर? करणी माता के मंदिर में। और करणी माता कहाँ है? यह आपको सबको पता है, करणी माता बीकानेर में है। यानी करणी माता का मेला कहाँ लगता है? तो क्या आप बताएंगे कि करणी माता का मेला बीकानेर में लगता है, जिसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। किसको? करणी माता को। ठीक है साथियों, इस चीज़ को आराम से देख लेना, समझ लेना। करणी माता का प्रश्न कैसे भी पूछा जाए आपसे, घुमा के फिरा के हमेशा पूछा जाता है कि करणी माता का मेला कहाँ बढ़ता है? बीकानेर में बढ़ता है। ठीक है साथियों, किसको? चूहे चूहे पाए जाते हैं, चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। चलिए आगे, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो है रणकपुर का मंदिर। यानी रणकपुर का मुख्य शिल्पी कौन था? यानी शिल्पी का मतलब होता है इसको बनाने वाला। ठीक है, यानी इसको किसने बनाया था? इसको बनाने वाला कौन था? जिसने अपन क्या कह सकते हो आप कि इसका जो डिज़ाइनकार था, है ना, जिसको आप कह सकते हो डिज़ाइनकार, है ना, इसका डिज़ाइन किसने दिया था? इसको शिल्पी कौन था?
तो आप इस चीज़ को आराम से समझ लें साथियों। रणकपुर कहाँ है? रणकपुर है पहली बात तो पाली में, जिसे क्या कहते हैं, इसे खंभों का वन भी कहा जाता है, खंभों का वन। यानी इस मंदिर में खंभे ही खंभे लगे हुए हैं, इसमें 1444 खंभे लगे हुए हैं, तो इसे खंभों का स्तंभ वन भी कहते हैं। और ये कहाँ पर है? पाली में है। साथियों एक बात का ध्यान रखना, ये क्या है? जैन मंदिर है। क्या है? ये जैन मंदिर है। कहाँ है? पाली में है। और इसको जो बनाने वाला शिल्पी था, इसका डिज़ाइनकार था, वो कौन था? देपा या देपाक भी कहते हैं। ये कौन था? इसका शिल्पी था। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बैराठ प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? तो बैराठ क्या थी? बैराठ जिसे आज किस नाम से जाना जाता है? विराटनगर। विराटनगर के नाम से जाना जाता है। और विराटनगर जो है यानी बैराठ मान लीजिए, ये महाभारत काल से भी क्या रहा है? संबंधित रहा है। यानी यहाँ महाभारत कालीन भी अवशेष मिले हैं, आज भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म का भी ये क्या है? प्रमुख केंद्र है। यानी सम्राट अशोक जो थे उससे संबंधित भी यहाँ पर बहुत सारे क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। और महाजनपद काल के बारे में आपने सुना है कि 16 महाजनपद काल हुए हैं, तो उसमें मत्स्य महाजनपद भी एक महाजनपद था और उसकी राजधानी क्या थी? बैराठ थी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? मत्स्य। ठीक है साथियों, क्या है? मत्स्य, इसका ऑप्शन सही है। ठीक है साथियों, आगे चलिए। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी कौन सा अलाउद्दीन खिलजी है? ये वही है आपका एक के अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा? रानी पद्मिनी या पद्मावती वाला है, जिसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। और चित्तौड़गढ़ को ही आप क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं। साथियों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, एक तो आता है मेवाड़, है ना, और एक आता है मारवाड़। तो जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है वो तो अपन कहते हैं दक्षिणी राजस्थान को, यानी जो चित्तौड़गढ़ के आसपास या उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे अपन क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं। और मारवाड़ कहते हैं जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? मारवाड़ कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है? इसमें पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? तो मेवाड़ पर आक्रमण इन्होंने कब किया था? 1303 में। कब किया था? 1303 में इन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है साथियों, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न कौन सा है कि हल्दी घाटी का युद्ध, वही हल्दी घाटी का युद्ध कौन सा? महाराणा प्रताप, यानी महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था? अकबर के बीच हुआ था। यही आपका कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में बहुत सारी बातें हैं, कभी कोई डिटेल्स वीडियो में बात करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। आप इतना समझ लीजिए हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। यहाँ पर एक बात समझना साथियों, कई बार हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, यानी एक तो आता है आपके 18 जून 1576, दूसरा ऑप्शन आता है 21 जून 1576। ठीक है, यानी सन तो कौन सी आएगी? 1576। तो ये ऑप्शन तो आपका सही हो गया। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है, सर इसमें 18 जून आएगा या 21 जून आएगा? तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में और जो ऑथेंटिक बुक आती हैं उसमें क्या दे रखा है? 18 जून दे रखा है। और आपकी जो राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसमें भी क्या दे रखा है? 18 जून दे रखा है। तो आप सबसे पहला वरीयता तो किसे देंगे? 18 जून को ही देंगे। अगर 18 जून ऑप्शन में नहीं होता है तो फिर आप कौन सा करेंगे? 21 जून करेंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए ये ऐसे प्रश्न हैं जो अगला प्रश्न आज आ रहा है। ये प्रश्न तो उस समय जब ये 2015 में पूछा गया था उस समय इसके आंसर नहीं मिले थे कई दिनों तक। तो प्रश्न कौन सा है? मालती माधव, मालती माधव के चित्र किस शैली से संबंधित हैं? तो किस शैली से संबंधित हैं? मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। ठीक है साथियों, सभी को पता है आपको बूंदी शैली है, बहुत प्रसिद्ध है, पशु पक्षियों के लिए जानी जाती है। किशनगढ़ शैली है आपकी, और किशनगढ़ शैली से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कौन किसका?
बनी ठनी का। ठीक है साथियों, यानी बनी ठनी जो है उसका प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, वही सामंत दास वाली। ठीक है, यह हमेशा इसका प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखिए कि राजस्थान में समाचार पत्र का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो राजस्थान में समाचार पत्रों का जो प्रकाशन प्रारंभ हुआ था वो सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था, अजमेर से हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। किससे, अजमेर से इनका सबसे पहले प्रकाशन हुआ था समाचार पत्रों का राजस्थान में। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। आगे का जो प्रश्न है देखिए, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, एक वीडियो आपको राजस्थान का एकीकरण का मिल जाएगा। तो राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान, उससे पहले राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी हुई थी। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो कब हुई थी, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है पोपा बाई की पोल। ये क्या है, पुस्तक है। किसका, ये पुस्तक है। और ये किसने लिखी थी, इसके राइटर कौन थे, तो आपको याद रखना है किसका नाम, जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास का नाम आपको याद रखना है। ये पुस्तक जयनारायण व्यास द्वारा लिखी गई थी। ठीक है साथियों, आगे के प्रश्न देखिए कि भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता है। ये तो सीधा सा प्रश्न है, यानी अगर आप राजस्थान का मैप देखेंगे साथियों इस प्रकार से, आप यहाँ से देखिए, तो यहाँ आप मैप देखेंगे तो राजस्थान के मैप में आपको सबको पता है कि यहाँ पर कौन सी सीमा है, पंजाब की है। फिर यहाँ पर क्या है आपका, हरियाणा आ जाता है। फिर यहाँ पर क्या है आपकी, यूपी है। और फिर यहाँ पर क्या है आपका, एमपी है। और यहाँ पर क्या है, गुजरात है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर तो क्या है, पंजाब है। 1 2 3 4 और 5 राज्यों की सीमा ही लगती है। इन पांचों के अलावा कोई भी ऑप्शन में आए तो हमें उसको ही गलत कर देना है। यहाँ पर आपको सबका पता है किसकी सीमा लगती है, पाकिस्तान की सीमा लगती है यहाँ से। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए पंजाब की लगती है कि हाँ लगती है, यूपी की भी लगती है, एमपी की भी लगती है। किसकी नहीं लगती है, क्या पूछा है, नहीं लगती। तो नहीं का मतलब यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, नहीं का जहाँ पर प्रश्न आ जाए तो यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे अपन चलते हैं कि सन 2001 से 11 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो हुई वो किस में हुई है साथियों, प्रश्न को आराम से देख लीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस में हुई है, इस प्रश्न को पूछा गया है। और ये जनसंख्या से प्रश्न तो हमेशा आता ही है। तो यहाँ पर क्या आएगा साथियों, यहाँ पर बाड़मेर आएगा। ठीक है, यानी बाड़मेर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे देखिए, ये जनगणना आपको पता है कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। अभी 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन अभी उसके आंकड़े नहीं आए हैं। जैसे ही आंकड़े आएंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब देखिए, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता 2011 में कहाँ की थी। तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे, न्यूनतम महिला साक्षरता यानी सबसे कम महिला साक्षरता 2011 में कहाँ की थी, तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, जालोर। जालोर जिले की सबसे कम जनसंख्या यानी महिला साक्षरता थी। ठीक है साथियों, चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ और आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग सबसे महत्वपूर्ण किस क्षेत्र का है, तो सोचने की बात ही नहीं है, क्या है, जालोर है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इसे ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं किसको, जालोर को अपन ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे। अच्छा, ये प्रश्न पूछा भी गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी NH जो आपका 15 है, इस पर कौन से नगर नहीं आता। तो साथियों इसमें कौन सा नहीं आता है आप बताएंगे। तो यहाँ पर नागौर जो है इस ऑप्शन को माना गया था कि नागौर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर नहीं आता। ये कहाँ पर है, यहाँ से शुरू, ये राजस्थान की सीमा है तो ये यहाँ से शुरू होता है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से चलता है ये। कौन सा, NH 15। तो इसमें कौन सा नहीं आता, नागौर नहीं आता, क्योंकि आपको पता है ये तो क्या है आपका जैसलमेर है, यहाँ पर क्या जाता है आपका जोधपुर है, फिर क्या है नागौर है, तो जोधपुर के आगे।
तो यानी नागौर की सीमा इसमें नहीं आती है, नागौर से ये नहीं गुजरता है। चलिए आगे। अब देखिए आगे का जो प्रश्न है, लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? लाखेरी कहाँ पर है साथियों? तो लाखेरी जो है वो कहाँ पर है? ये बूंदी में स्थित है। कहाँ पर है? ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है। और लाखेरी इंद्रगढ़ जो क्षेत्र है वो किस खनन के लिए, किस के लिए प्रसिद्ध है? तो वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है साथियों? वो है आपका चूना पत्थर के लिए। साथियों आप यकीन मानकर चलना, इसमें एज इट इज प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को अगर आज आपसे बिना देखे करवाए जाए तो मुझे लगता है कि आप भी नहीं कर पाएंगे। तो इन प्रश्नों को आप एग्जाम से पहले जरूर पढ़कर जाना। ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनेगा, आपके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चूना पत्थर खनन के लिए प्रसिद्ध है लाखेरी इंद्रगढ़। उसके बाद देखिए, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा क्या होती है? जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है, उसे क्या कहते हैं? समवर्षा रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए जयपुर है, फिर आपका जैसे मान लीजिए पाली आ गया है ना, तो इनको बिल्कुल समान रेखा जो मिलाती है उसे क्या कहते हैं? समवर्षा रेखा। तो क्या कहते हैं कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति कैसे होती है? तो इसमें कैसे आएगी साथियों, बताइए मुझे। तो इसकी प्रकृति कैसे आएगी? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही होगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ठीक है साथियों, इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? तीसरा आएगा। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि राजस्थान के किस जिले में अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती हैं? राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिससे अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, छूती हैं? तो यहाँ पर क्या आएगा? अपन सभी को पता है कौन सा आएगा? पाली। पाली एक ऐसा जिला है जिसकी जो सीमाएं हैं वो बहुत सारे जिलों को छूती हैं। साथियों अब राजस्थान में कितने ज़िले बना दिए गए हैं आप सभी को पता है, 50 जिलों का गठन कर दिया गया है। तो अब ये जीके बदल सकता है, लेकिन अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पहले आए हुए प्रश्नों को हल कर रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को। तो आप आराम से इन प्रश्नों को समझते हुए चलना। राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं गुजरती है? यानी 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? तो साथियों इसमें क्या आएगा बताइए मुझे, इसमें क्या ऑप्शन आएगा कि राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा? धौलपुर। ये कहाँ से गुजरती है? धौलपुर से गुजरती है। और अब देखिए ये है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे फेवरेट क्वेश्चन सॉरी। राजस्थान के में जिन पवनों में शरदकालीन यानी शीतकालीन जो वर्षा होती है उसे अपन क्या कहते हैं? यहाँ पर मावट कहते हैं। जो हमारी जो सरसों की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये किससे होती है? किससे होती है साथियों? ये होती है आपकी किससे? यानी भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। ठीक है, यानी भूमध्य सागरीय चक्रवातों से वर्षा होती है। चलिए अगले प्रश्न पे। थार मरुस्थल का यानी जो थार का मरुस्थल है वो सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर मिलता है? साथियों देखिए थार के मरुस्थल का विस्तार इन सभी में पाया जाता है, लेकिन ये क्या पूछा है? सर्वाधिक विस्तार। तो सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? भारत में है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? भारत में है, थार के मरुस्थल का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब वही ये पश्चिमी विक्षोभ है। कौन से पश्चिमी विक्षोभ? जिनसे आपकी वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा होती है। अभी अपन ने पिछले प्रश्न में देखा था। तो ये प्रश्न क्या है कि पश्चिमी विक्षोभ संबंधित नहीं है, यानी पश्चिमी विक्षोभ किससे संबंधित नहीं है? वायुदाब से है क्या? बिल्कुल है, वायुदाब तभी तो वर्षा होती है। तो किससे संबंधित नहीं है ये बताइए मुझे। साथियों यहाँ पर जो प्रश्न माना गया था, यहाँ पर क्या माना गया? ऑप्शन सी ऑप्शन सही माना गया है, वर्षा से संबंधित नहीं है। ठीक है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पता नहीं क्या प्रश्नों को मानते हैं। अगला आगे देखिए, कुल बोए गए क्षेत्र का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में हुआ है ना? तो किन से जिलों में हुआ है राजस्थान का सबसे बाजरे का? तो वो इसमें ऑप्शन क्या है आप सभी को पता है, जैसलमेर, बाड़मेर। इसका ऑप्शन ए सही है। आगे चलिए, वायु का तापमान बढ़ने पर
निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है। तो इसका क्या है साथियों? इसका ऑप्शन आएगा 2, घटती है। ठीक है, आगे चलिए। सर्वाधिक दैनिक तापांतर यानी दिनों में तापमान में पाए जाने वाला अंतर, उसे क्या कहते हैं? दैनिक तापांतर। कहाँ पर होता है बताइए? पश्चिमी राजस्थान में होता है। क्यों? आपको सबको पता है कि यहाँ पर दिन तो कैसे होते हैं? गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं। ठीक है, क्योंकि रेत पाई जाती है, रेत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडा होती है। अब देखिए, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? सफ़ेद सीमेंट जो पाई जाती है वो है आपकी गोटन नागौर में है साथियों। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? सफ़ेद सीमेंट का कारखाना। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। बनास नदी का निकास है, यानी बनास नदी कहाँ से निकलती है? तो बनास नदी कहाँ से निकलती है? बनास नदी निकलती है कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से। कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से किसका निकास है? बनास नदी का। ठीक है, और राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी भी है, कौन सी? बनास। चलिए, राजस्थान का कौन सा जिला लौह, यानी ये प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है कि लौह अयस्क सहित वहाँ पर अभ्रक भी पाया जाता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये कहना चाह रहा है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहाँ लौह अयस्क के साथ साथ क्या पाया जाता है? अभ्रक। ठीक है, ये प्रश्न कहना चाह रहा है ये टाइपिंग मिस्टेक है। प्रश्न में ऐसे चीज़ दिया गया था, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल जैसा प्रश्न पेपर आया है उसी के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करी है। तो कौन सा जिला है साथियों यहाँ पर है भीलवाड़ा। यानी यहाँ पर लोहे अयस्क भी पाया जाता है और अभ्रक भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है अभ्रक की क्या बनाई जाती हैं? ईंटें। अभ्रक की ईंटें बनाई जाती हैं कहाँ पर? भीलवाड़ा में। चलिए आगे का जो प्रश्न है वो क्या कहना चाह रहा है? राजस्थान की कौन सी झील टोडरोक, आपने 2 नाम सुने हैं, एक तो है टोडरोक और एक है नंदरोक। ये दोनों चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? अपन सभी को पता है कहाँ पर पाई जाती है? नक्की झील। और नक्की झील कहाँ पर है? वही सिरोही में है, माउंट आबू में है। ठीक है साथियों, चलिए आगे क्या है? डामोर जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? जो अपना डूंगरपुर है, डूंगरपुर में एक तहसील है सीमलवाड़ा, यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। लेकिन यह मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? दक्षिण राजस्थान में। और दक्षिण राजस्थान में मुख्यतः कहाँ पर? डूंगरपुर में। डूंगरपुर की कौन सी तहसील है? सीमलवाड़ा। यहाँ पर डामोर जनजाति पाई जाती है। और इसका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है साथियों? वो है खेती करना, यानी खेती करना इसका मुख्य व्यवसाय है और खेती कर ये अपना जीवन यापन करते हैं। आगे चलिए, राजस्थान में जनसंख्या का जो प्रतिरूप है वो क्या निर्धारित होता है? निर्धारित कैसे होता है? कैसे होता है? स्थलाकृति की विशेषताओं द्वारा। स्थलाकृति कहते हैं कि भूमंडल पर, यानी भूमंडल पर बनी हुई स्थल की आकृतियाँ, तो उसी के द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर पर्वत ज़्यादा हैं, है ना, तो वहाँ पर रहने की अनुकूल परिस्थितियाँ ही नहीं है, तो वहाँ पर मनुष्य का निकास ज़्यादा नहीं होगा। और जहाँ पर मान लीजिए पीने का पानी भी उपलब्ध है, उपजाऊ भूमि भी है, तो वहाँ पर मनुष्य ज़्यादा रहेगा। तो स्थलाकृति की विशेषताओं द्वारा ये निर्धारित होता है। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो अंटा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये क्या कहना चाह रहा है? अंता है ये। तो अंता कहाँ है? 12 में है। कहाँ पर है? 12 जिला है राजस्थान का, और 12 में क्या है? अंता। और अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है ये कहना चाह रहा है? तो अंता पावर प्लांट किसका है साथियों? वो है गैस का। किसका है? गैस का है। ध्यान रखना, इसको बहुत बार पूछा जाता है। आगे चलिए, राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी वह जिला जो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादक है। तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़ में। एक बात को ध्यान रखना कि ये कृषि के जो आंकड़े हैं ये बदल जाते हैं। ये मैं कब के बता रहा हूँ? 2015, यानी जब ये प्रश्न आया था। ठीक है साथियों, उस समय की बात कर रहे हैं अपन। तो अब आप एक बार इसको कन्फर्म करें। तो ये सबसे सर्वाधिक सोयाबीन वाला जिला है चित्तौड़गढ़। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है ईसबगोल, जिसे क्या कहते हैं? घोड़ा जीरा भी कहते हैं। इसको घोड़ा जीरा भी कहते हैं ईसबगोल को। और ईसबगोल या घोड़ा जीरा की सर्वाधिक खेती कहाँ पर होती है? जालोर। वर्तमान में भी जालोर ही पहले नंबर पर है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न जो है वो है आना सागर झील।
यानी जो आना सागर झील है वो कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता है कि आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है साथियों, तो आज ये 50 प्रश्न मैंने आपको करवाए और इन 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए आपको जो आते थे? साथियों ये प्रश्न आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे के आएँ। यकीन मानकर चलना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते हैं तो पहले सोल्व कर लेनी चाहिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, नई प्रश्न पत्र के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।